हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रखे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए हैं। और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दे, बाकी क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट एकलव्य स्नातक .com पे भी आपको वेबसाइट पे भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे वहाँ पे सीधा मैसेज कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन पेपर है जो मैंने यूट्यूब से कलेक्ट करे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर के बाद अपने क्वेश्चन पेपर को अपलोड करते हैं। तो एक बार इसे ध्यान से देखो। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन है। और इनमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने अपनी इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ है, कि बताइए भारत का जो संविधान होता है उसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा दें, और हो सकता है सीधा सीधा पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषताएं ही पूछिए, तो आपको विशेषता बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट, आप मैं सीधा पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट है आपका कि लिखित और विस्तृत संविधान। तो देखिए, भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है, हम सभी जानते हैं। और ये विश्व का सबसे विस्तृत यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, कई अनुसूचियां हैं और कई सारे इसमें पार्ट हैं, यानी इन सब से मिलकर ये बना है। और इसको बनने में समय लगा था लगभग लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का। तो आप अप्रोक्स 3 साल के आसपास मान सकते हो, मोटा मोटा, कि 3 साल के आसपास का समय इसमें लग गया था इसको बनने में। सेकंड पॉइंट है हमारा संघात्मक व्यवस्था, यानी कि हमारे संविधान में आपको फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। संघीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो विभाजित हैं। आप देखोगे केंद्र की सरकार होती है एक, और एक होती है राज्य की सरकार। ठीक है, तो केंद्र की सरकार जो होती है वो पूरे देश को देखती है, राज्य की सरकार जो होती है वो अपने स्टेट को देखती है। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को क्या कर रखा है, बांट रखा है। ठीक है, विभाजन कर रखा है। हालांकि आपातकालीन प्रावधानों के कारण इसमें एकात्मक झुकाव भी आपको दिखाई देगा, और आपको ज्यादा जो मजबूत है वो केंद्र दिखाई देगा। ठीक है, तो ये संघात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक तीसरे लेवल की भी सरकार होती है। ठीक है, देखो, केंद्र की सरकार है हम सभी जानते हैं, राज्य की सरकार है ये भी जानते हैं। तीसरी जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे कि गांव में आपको पंचायतें दिखती हैं। ठीक है, नगरों में नगर पालिका या नगर निगम दिखते हैं। तो ये तीसरा लेवल यानी स्थानीय शासन इसको कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे इस प्रकार से जो शक्तियां हैं उसका विभाजन कर रखा है अलग अलग सरकारों के बीच में। थर्ड पॉइंट है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो, वैसे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें प्रस्तावना पे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हो तो आपने उसमें ये शब्द पढ़े होंगे, जिसमें संप्रभु भी लिखा है, समाजवादी भी लिखा है, पंथ निरपेक्ष भी लिखा है, लोकतांत्रिक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब भारत है। यानी भारत को अगर हम देखें तो संविधान की प्रस्तावना को समझें तो भारत को एक संप्रभु राज्य बता रखा है। ठीक है, और संप्रभु राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और अपने डिसीजन अपने आप ले सकता है। ठीक है, किसी दूसरे देश का उस पर दबाव नहीं है। तो ऐसे देश को हम संप्रभु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपने आप अपने डिसीजन ले सकता हूँ। तो भारत एक संप्रभु समाजवादी देश है। पंथ निरपेक्ष है, यानी यहाँ पे सभी पंथ यानी जितने भी जो पंथ होते हैं, ठीक है, पंथ को मानने वाले लोग होते हैं, वो अपने पंथ को मान सकते हैं। किसी को कोई यहाँ पे, ठीक है, किसी तरीके का कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है इसको, यानी हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। और ये राज्य की प्रकृति और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है कि हमारा जो राज्य, हमारी जो सरकार है उसकी क्या प्रकृति होगी, उसके क्या उद्देश्य होंगे, आपको यहीं से पता लग जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन, यानी हमारे यहाँ पे संविधान को सर्वोच्च सबसे ऊपर माना जाता है, और विधि का शासन है। विधि मतलब कानून का शासन है। आपने सुना होगा कि अंग्रेजी में कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग शासन, यानी कानून का शासन, विधि का शासन। ठीक है, तो देखिए, भारत में संविधान जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। सरकार के सभी अंग, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, या फिर वो न्यायपालिका हो, ये संविधान के अधीन काम करते हैं। और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून का शासन होता है, और कानून के अकॉर्डिंग शासन होता है। ठीक है,
कोई भी संस्था, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सरकार का कोई भी अंग चाहकर भी हमारे संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता है। ठीक है, संविधान सबसे ऊपर माना जाता है, तो ये आपको समझना था। इसके बाद अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। आपको पता है हमारा जो संविधान है उसका जो भाग 3 है, उसमें हमारी जो नागरिक है यानी देश की जो जनता है उसको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वो गारंटीड अधिकार होते हैं जिसको अगर कोई उल्लंघन करता है या कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, वहां से आपके जो मौलिक अधिकार है उसको लागू किया जाएगा, यानी ये गारंटीड अधिकार होते हैं। तो इसमें आपको समानता का अधिकार मिल जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, शोषण के खिलाफ अधिकार मिल जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये टोटल हमारे मौलिक अधिकार है। देखो मौलिक अधिकार जो होते थे पहले 7 होते थे। ठीक है, याद रखना है, पहले कितने मौलिक अधिकार होते थे? 7 होते थे। फिर एक मौलिक अधिकार जो था उसको हटाकर उसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद मौलिक अधिकार कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, तो वो एक कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? वो संपत्ति का अधिकार था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएससी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है यानी भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व जो है उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, इसको इसके तहत राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। अब ये समझिए नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए जब हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान को बना रहे थे तो उस समय में जो भी सिचुएशन थी, जो भी हालात थे, उसके अनुसार उन्होंने संविधान को बनाया था। अब आपको पता है कि दुनिया का कोई भी संविधान परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें समय के और परिस्थितियों के हिसाब से कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा संविधान भी परफेक्ट नहीं था, समय के अनुसार इसमें भी क्या है, संशोधन की आवश्यकता पड़ी। अब उन्होंने उस समय जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से हमारा संविधान बना दिया, लेकिन उनको पता था कि सरकार जो है जन कल्याण तो करेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार, हो सकता है सरकार उन चीजों पे ध्यान ना दे पाए, लेकिन वो भी जन कल्याण में आती हो। तो ऐसी चीजों को डीपीएससी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया था। और ये था कि सरकार अपनी इच्छा से कर सकती है, यानी कि जनता की भलाई में इन चीजों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है। ठीक है, लेकिन उस पर कोई बंधन नहीं डाला गया कि सरकार को करना ही करना है। तो इसी को डीपीएससी कहा जाता है। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पे ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों से थोड़े अलग होते हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। अब देखो हम अधिकार और कर्तव्य, ठीक है, इन दोनों को समझेंगे क्योंकि इस पे आपके अलग से एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैं आपको क्या करूंगा, आगे के क्वेश्चन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में आपको डिफरेंस भी समझा दूंगा। ठीक है, अब पहले समझ लो आप कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि हम सभी एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और हम सभी को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं कि हमको ये अधिकार होना चाहिए, हमको वो अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अधिकारों की मांग करते हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान ने हमको अधिकार दे दिए मौलिक अधिकार। और वो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो गारंटेड है, यानी संविधान जिसकी गारंटी देता है हमको। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गए, यानी हम अधिकारों की मांग करते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए हमको, हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए। ठीक है, हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों में रख दिए गए। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, ये तो अधिकार वो है जो जनता यानी हम जनता में आते हैं ना, हम डिमांड करते हैं अपनी सरकार यानी अपनी राज्य से। ठीक है, संविधान हमको ये अधिकार हमको दे भी देता है। तो ये तो हो गया जहाँ पे जनता डिमांड करती है अधिकारों को और उसको वो अधिकार मिले हुए। अब कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं हमारी ड्यूटीज, यानी हमारा भी तो, जब संविधान हमको अधिकार देता है, ठीक है, हमको नागरिकता देता है, हमको अधिकार देता है, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने संविधान, अपने देश के प्रति। तो जो हमारे कर्तव्य होते हैं उसी को मौलिक कर्तव्य कहा गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था। जब संविधान बनाया था तब मौलिक अधिकार थे पर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये बाद में संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, जो कि संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण आदि पे बल देता है। ये बाद में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो निष्पक्ष होकर न्याय के फैसले सुनाती है और अगर सरकारों के बीच में विवाद हो जाए तो उसको निष्पक्ष होकर सुलझाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। यानी भारतीय राज्य, हमारे यहाँ पे जो सरकार है उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा क्योंकि हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है इसको। तो सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाएगा। ठीक है,
स्वतंत्रता सभी को प्रदान की गई है कि भाई अपने धर्म का पालन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सर्वधर्म समभाव का जो नीति है उसका पालन किया जाता है। ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्षता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और यहाँ पे जो नागरिक है वो अपने धर्म को मान सकते हैं अपने तरीके से, उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगला है संविधान में संशोधन की व्यवस्था। देखिए हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर है कि उसमें कोई संशोधन ही नहीं हो सकता, ना ही हमारा संविधान बहुत लचीला है कि उसमें आसानी से कोई भी संशोधन कर दे। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है। तो हमारे संविधान में आवश्यकता पड़ने पे परिस्थिति के अनुसार संशोधन करने की आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, यानी कि ये संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में डिटेल में समझाई गई है, और ये संविधान को लचीला और गतिशील बनाती है, साथ ही उसके मूल ढांचे की रक्षा भी करती है। ठीक है, मूल ढांचे से छेड़खानी नहीं हो सकती। संविधान में अगर कुछ नया कानून लाना है तो वो लाया जा सकता है, पुराने कानून में अगर कोई बदलाव करना होगा तो वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषता हो गई। इसके अलावा आप और पॉइंट भी बता सकते हो, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, जैसे एकल नागरिकता, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एकल नागरिकता है, आप पूरे देश में कहीं भी रहो आपकी नागरिकता इंडियन ही रहेगी। ठीक है, भारतीय ही आप कहलाओगे। तो ये बातें भी आप बता सकते थे। बाकी 10 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत है, पेपर में लिखोगे तो इसी में आपके 4-5 पेज भर जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देना, 2-3 लाइन या 4 लाइन का, पेपर में आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें पूछा गया है कि भारत के जो नागरिक हैं इनके लिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, उन्हें विस्तार से समझाइए। अभी हमने थोड़ा सा जिक्र करा था ना मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो अब हम यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हमको दिए गए थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमको नहीं दिए गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51A है, इसमें हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो है बताए गए हैं। इन कर्तव्यों को मूल रूप से 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, उस समय में इसको जोड़ा गया था। और 86 में, यानी ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और फिर 2002 में, पहले देखो पहले 10 मौलिक कर्तव्य होते थे, ठीक है, लेकिन ये जो 11वां है, ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में जोड़ा गया था। इसमें बच्चों की शिक्षा से संबंधित बातें हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं पहले वो 10 होते थे, बाद में एक जोड़ दिया गया था तो 11 हो गए, और ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये तो एक संशोधन के जरिए इसको लाया गया था 1976 में, ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का विवरण देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A में। तो संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यानी हमारे संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी जो देश की संस्थाएं हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और संविधान, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी हमारा तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रगान है, हमें उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमको कहाँ पता लगता है, हमारे मौलिक कर्तव्यों में, यानी ये हमारी ड्यूटी है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो जाहिर सी बात है आपकी ड्यूटी होगी कि आपको भारत का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और इससे संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा विकसित होती है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाता है, उनके अंदर निष्ठा लाई जाती है अपने देश के प्रति, अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति। फिर दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करता है। यानी जो नागरिक है हमारे, उनको स्वतंत्रता आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं, त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम, इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण, अपना अपनी जान तक दे दी, अपना बलिदान दे दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अब उनके त्याग का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए, और अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगला पॉइंट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। अब देखो आपको पता है हमें आज़ादी जो मिली है वो बहुत संघर्षों के बाद मिली है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने देश की आज़ादी को बनाए रखें, अपने राष्ट्र की एकता को बनाए रखें, देश की अखंडता को बनाए रखें, यानी देश को टूटने ना दें। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है। फोर्थ पॉइंट है देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा। यानी आप सभी जानते हैं कि सभी नागरिकों को देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी अगर राष्ट्र में कोई संकट आए तो अपनी जान तक देने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति हमें हमेशा क्या होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा का भाव हमारे मन में होना चाहिए, देश प्रेम का भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये हमारा
मौलिक कर्तव्य है। फिर इसके बाद है सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना। सभी नागरिकों को भाईचारे से रहना चाहिए, सौहार्द के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो प्रथा है उसको त्याग करना चाहिए। हमें समाज को समाज में एकता स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला मौलिक कर्तव्य है समृद्ध सांस्कृतिक विकास का संरक्षण। तो भारत की जो विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो विरासत है, तो हमें उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए और संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। जो भी हमें कल्चरल जो भी चीजें मिली हैं हमें उसको बचा के रखना चाहिए, हमारा प्रथम कर्तव्य है। फिर पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को भी हमें बचाना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारी झीलें, हमारे जो वन्य जीव हैं, इनकी हमको रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति करुणा हमें अपने मन में रखना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है और मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। हमें साइंटिफिक एटीट्यूड की तरफ जाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो अंधविश्वास और इन सब चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हमको नहीं पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना है और ये नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है कि जो आप देखते हो ना कई बार क्या होता है, देश में आंदोलन हो जाते हैं, आंदोलन में फिर वो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको जलाना लग जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी ये सार्वजनिक संपत्ति जो है ये हमारी खुद की संपत्ति, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमें इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगला है उत्कृष्टता की ओर प्रयास, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए हमको प्रयास करना चाहिए ताकि राष्ट्र जो है वो लगातार अपनी प्रगति कर सके, विकास कर सके। और 11वां, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, ये पहले नहीं था। तो 11वां जो था, इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा जो है वो उपलब्ध करानी है, क्योंकि जो सरकार है इनको मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती है सरकारी स्कूल के जरिए, और माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को स्कूल में ले जाएं, उनका एडमिशन करवाएं, उनको शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य थे और ये पेपर में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में जो अंतर है या फिर जो डिफरेंस है इसके बारे में बताना है, या फिर मौलिक अधिकार कैसे मौलिक कर्तव्यों से अलग है इसको समझाना है। और ये क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में रिपीट भी कई बार हुआ है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है पेपर में, दोनों के बीच में अंतर क्या है आप यहीं पे समझ लो। मौलिक अधिकार वो है जो हमारा संविधान हमको देता है, यानी नागरिकों को हमारा संविधान जो अधिकार देता है, मौलिक अधिकार जिसकी गारंटी देता है वो, यही हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि संविधान के द्वारा मिले हुए अधिकार। लेकिन कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य हमारे होते हैं कि हम देश के प्रति क्या करेंगे, ठीक है। देश के प्रति कैसे जागरूक रहेंगे, देश को टूटने से कैसे बचाएंगे, एकता कैसे स्थापित करेंगे, ये हमारे कर्तव्य है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने कर्तव्य को पढ़ा था और उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मौलिक अधिकार को पढ़ा था। तो अगर आपने दोनों को पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर भी देखते हैं, समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। तो भारतीय संविधान जो है वो हमको मौलिक अधिकार देता है और मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें संविधान से मिलती है, किंतु इनके स्वरूप, उद्देश्य और प्रकृति को देखें तो इसमें अंतर पाया जाता है। अब अंतर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इनके अर्थ और इनके उद्देश्य में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो संविधान देता है नागरिकों को, इसमें उनकी स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की रक्षा के लिए ये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, और गारंटीड होते हैं। इसी के विपरीत अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये नागरिकों पर डाले गए हैं, यानी ये कर्तव्य नागरिकों पर डाले गए हैं ताकि वो नैतिक, अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका पालन करे। इसका उद्देश्य होता है कि नागरिक अपने देश से प्रेम करे, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाए, अनुशासन की भावना रखे और देश की सार्वजनिक संपत्ति को बचाए रखे, देश की एकता को स्थापित करने में मदद करे, ठीक है। यानी ये हमको देना होता है, जबकि मौलिक अधिकार हमको मिल रहे होते हैं, ठीक है, कर्तव्य हमको निभाने होते हैं। तो ये अंतर है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं संवैधानिक स्थान। अगर हम मौलिक अधिकार देखें तो ये आपको भाग 3 में मिलेंगे, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको भाग 4 में मिलते हैं, ठीक है, 4A में। इसमें 51A जो दिया गया है आपका आर्टिकल, उसमें इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है आज के समय में देखें तो ये 6 हैं, पहले 7 होते थे लेकिन 6 हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये 11 हैं, तो ये भी अंतर आपको पता होना चाहिए। फिर कानूनी प्रवर्तनीयता, मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हैं, इनके उल्लंघन की स्थिति में नागरिक जो है न्यायालय में जा सकता है। समझ रहे हो, अगर मान लो आपके कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो आप अदालत में जा सकते हो, आप चाहो तो हाई कोर्ट में चले जाओ, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ठीक है, आपको अधिकार मिला हुआ है।
लेकिन इसके विपरीत मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ये न्यायालय के द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, बल्कि ये नागरिकों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उनको निभानी होती है। अब जैसे कहने का मतलब है कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। अब मान लो कोई व्यक्ति हो वो सम्मान नहीं कर रहा है, तो भाई उसका क्या इलाज है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जाओगे कि भाई ये व्यक्ति ऐसे नहीं कर रहा है, इसको पेड़ नहीं काटने चाहिए, इस तरीके की चीजें, ये सब ये हमारा अंदर से कर्तव्य होता है कि हमें करना चाहिए देश के प्रति। अगला है नेचर यानी प्रकृति। इसका नेचर क्या होता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं ये सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये राज्य पर नागरिकों को अधिकार देने का दायित्व डालते हैं, यानी कि ये सरकार पे दायित्व डालते हैं कि लोगों को उनके मौलिक अधिकार मिले, ठीक है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ कार्य करने और कुछ से बचने की अपेक्षा भी की जाती है कि हमको ये काम करने चाहिए और हमें इन कामों से बचना चाहिए, ठीक है। तो इनका नेचर में भी फर्क है। फिर किसके लिए लागू, यानी कि मौलिक अधिकार जो है मेनली नागरिक जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, और कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो केवल भारतीय नागरिकों पे ही लागू होते हैं, कि जो भारत के नागरिक हैं उन पे लागू होते हैं, ठीक है। आप किसी अमेरिका के आदमी को पकड़ के ले आओ और बोलो भाई भारत के तिरंगे का सम्मान कर या भारत के राष्ट्रगान का सम्मान कर, तो वो मना कर देगा कि क्यों करूंगा भाई मैं, लेकिन भारतीय नागरिक है तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दायित्व बनाम सुविधा। दायित्व का मतलब यहाँ पे क्या है, जिम्मेदारी से है। जिम्मेदारी वर्सेस सुविधा, यानी मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को सुविधा और संरक्षण देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों को दायित्व और अनुशासन का बोध कराते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपते हैं। अगला है लोकतंत्र में भूमिका। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि मौलिक कर्तव्य लोकतंत्र को संतुलित और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष में आप क्या बताओगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। केवल अधिकारों पर बल देने से समाज में कहीं ना कहीं स्वेच्छाचार बढ़ सकता है, ठीक है। केवल अधिकारों पर बल देने से कोई फायदा नहीं होगा, जबकि हमें कर्तव्य जो है, कर्तव्य का भी लोगों को, मतलब अधिकार देने से बात नहीं बनेगी, लोगों को जागरूक भी करना है ताकि वो अपने कर्तव्य का भी पालन करें, ठीक है। देश के प्रति जिम्मेदार भी बने। केवल अधिकार देना और उनको जिम्मेदार ना बनाना तो ये भी देश के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो ये हमको समझना था। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण घटक है इसकी व्याख्या करो। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि प्रस्तावना वाला क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो ये हमारा प्रस्तावना वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आता है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, एक बार ये कमेंट में भी आ रखा है। कमेंट में, कमेंट का मतलब है वो जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखनी होती है, उसमें भी पूछा हुआ है, और एक बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो ये आता ही आता है पेपर में। तो चलिए समझते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको जिक्र मिलता है। इसमें कहा गया है, इसमें ध्यान से समझना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान में जो संविधान की मूल आत्मा है, या फिर आप संविधान को बिल्कुल शॉर्ट में समझाओ, उसकी समरी के रूप में देखो, तो वो आपको प्रस्तावना में मिल जाती है, ठीक है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, ये जो हाईलाइट कर रखा है इसको एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें ये सब हमको इसमें बतानी होती है प्रस्तावना में। तो चलिए समझते हैं प्रस्तावना, यानी जिसको प्रियम्बल कहा जाता है हमारे संविधान की, इसको समझते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको, संविधान का दर्शन को व्यक्त करती है, ठीक है। यानी हमारे संविधान की आत्मा और हमारे संविधान का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको व्यक्त करती है। ये संविधान निर्माताओं के उद्देश्य, आदर्श और मूल मूल्यों के संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित परिचय देती है, कि हमारे जो संविधान को बनाने वाले थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके जो संविधान बनाने के उद्देश्य थे, उनके जो आदर्श थे, ठीक है, उनके जो मूल्य यानी उनकी जो वैल्यूज थी, उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट में हमको बता देती है। तो प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मंशा को प्रकट करने वाली कुंजी भी माना गया है, ठीक है। यानी हमारे जो संविधान बनाने वाले थे
उनकी जो उद्देश्य था, उनकी जो मंशा थी, वो हमको कहाँ से मिलती है? संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण आधार माना है। अब प्रस्तावना की परिभाषा की बात करते हैं। तो प्रस्तावना वो भूमिका है जिसके माध्यम से ये स्पष्ट किया जाता है कि संविधान किस सत्ता से, किन उद्देश्यों के लिए और किन आदर्शों के आधार पे बनाया गया है। ठीक है, यानी हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमें हमारी संविधान की प्रस्तावना की भूमिका पता लगती है कि इसके माध्यम से क्या क्या चीजें स्पष्ट की गई है। ठीक है, संविधान जो है, संविधान में सत्ता के बारे में बताया गया है, सरकार के बारे में बताया गया है, सरकार के उद्देश्य बताए गए हैं और उनके आदर्श बताए गए हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमको प्रस्तावना में मिलती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एक बार वापिस से क्वेश्चन में चलो। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके प्रमुख जो घटक है, महत्वपूर्ण जो घटक है वो बताना है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें घटक आपको दिख रहे हैं, ये हाईलाइट करे हुए हैं, अंडरलाइन करे हुए हैं। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के स्रोत, यानी हम भारत के लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो हम भारत के लोग से होती है, यानी कि भारत की जनता से होती है, जो ये स्पष्ट करती है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता में निहित है। ठीक है, यानी जनता के पास है संविधान की सर्वोच्च शक्ति, ना कि किसी राजा के पास या किसी संसद में। ठीक है, ये आपको समझना है, यानी असली पावर किसके पास है? यहाँ पे जनता के पास है, और लोकतंत्र में यही होता है। ठीक है, तो ये सत्ता के स्रोत जनता को बताता है। दूसरा देखो, यहाँ पे राज्य की प्रकृति पता लगती है, यानी हमारी जो सरकार है उसका क्या नेचर होगा, हमारा जो राज्य है उसकी क्या प्रकृति होगी, यानी वो संप्रभु होगा। ठीक है, अपने देश की सीमा रेखे के अंदर कोई भी बदलाव करने के लिए हमारी सरकार जो होगी वो स्वतंत्र होगी, कि कोई बाहरी दबाव में वो कोई काम नहीं करेगी। फिर समाजवादी, यानी जो समाजवादी आदर्श है उससे ये प्रेरित थी, समानता की बात करती है। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, अब यहाँ पे समझना है, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो है उसका अलग मतलब होता है, क्योंकि धर्म का जो मतलब है हमारे सनातन में, तो धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, और कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष यानी अपने कर्तव्य से निरपेक्ष होगा तो ये बहुत गलत माना जाता है। ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष जो शब्द आ गया है ना, ये गलत है। हमारे संविधान में जो एग्जैक्ट जो उसके लिए शब्द था वो पंथ निरपेक्ष होता था। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी पंथ को फॉलो करता हो, मानता हो, तो वो उसको मान सकता है, उसको कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, संविधान उसको रोकेगा नहीं, तो ये पंथ निरपेक्ष है। फिर ये लोकतांत्रिक है, आपको पता है हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकार है, और गणराज्य रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लीडर होते हैं, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वगैरह, वो सब चुने जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र आएगा, फिर उसका पुत्र आएगा, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है, इनको चुना जाता है। तो इससे राज्य की प्रकृति पता लगती है, हमारे जो सरकार है उसका नेचर पता लगता है। ठीक है, शासन व्यवस्था के बारे में हमको पता लगता है। फिर तीसरा है न्याय, यानी जस्टिस। तो प्रस्तावना जो है नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय का आश्वासन देती है, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना से पता लगता है कि जो हमारी जनता है उसको 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। वो उसमें क्या क्या है? सामाजिक न्याय, समाज में उसको, ठीक है, समानता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, समाज में उसको बराबर माना जाएगा, ये उसको सामाजिक न्याय की बात करता है। दूसरा है आर्थिक न्याय। ठीक है, व्यक्ति जो चाहे वो पेशा अपना सकता है, जो चाहे वो काम कर सकता है, किसी को किसी कार्य में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, तो ये आर्थिक न्याय की बात करता है। ठीक है, अपनी योग्यता के हिसाब से पैसा भी कमा सकता है। फिर तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय यानी कि कोई भी राजनीति में आ सकता है, किसी को धर्म या जाति के हिसाब से या किसी भेद के हिसाब से उसको रोका नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। ठीक है, जो भारत का नागरिक हो, यहाँ पे मैं भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करती है। फोर्थ पॉइंट है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी। तो हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता की बात है, यानी कि हमारे यहाँ पे विचार, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, हमें हमारा जो विश्वास चाहे वो हमारा धार्मिक विश्वास हो या कोई भी विश्वास हो, ठीक है, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों की हमारे संविधान जो है गारंटी देता है। और इसकी वजह से ही व्यक्ति क्या कर सकता है? अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता तो चाहिए ही होती है, और ये स्वतंत्रता हमको हमारा संविधान दे देता है। फिर समानता की बात करता है, इक्वेलिटी की बात करता है, यानी हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानती है। ठीक है, और अवसर में समानता की बात करते हैं, यानी सबको समान अवसर मिलेंगे, और कानून के सामने सभी को बराबर माना जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर बंधुत्व की बात करता है, यानी बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति अपनी एक इज्जत वाली जिंदगी जो है वो जी सके समाज में। राष्ट्र की एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, यानी देश को टूटने से बचाने की बात होती है।
अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, संविधान को अंगीकृत करने की घोषणा। अगर आपने जो हमारी प्रस्तावना थी उसकी सबसे लास्ट लाइन पढ़ी हो, तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि इस डेट को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, तो इसको अंगीकृत कर दिया गया था। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। एक बार 7वें पॉइंट को देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना में ये घोषणा की गई है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने इस संविधान को आत्मप्रतित, अधिनियमित और अंगीकृत कर लिया है। यानी संविधान बन चुका है, रेडी हो चुका है, लेकिन इसको लागू कब किया गया था पूरी तरीके से? लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, और जैसे पेपर में आता है ना, अगर आप इस तरीके से अलग से लिख देते हो कि इस डेट को लागू हुआ था स्टार बना के, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उससे टीचर को पता लगता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। यानी बन गया था इस तारीख को, लेकिन लागू हो गया था इस तारीख को। फिर प्रस्तावना का महत्व, एंड में आप बता सकते हो कि यह संविधान की दिशा और इसके लक्ष्य को बताती है, न्यायालय के लिए संविधान की व्याख्या का आधार है, और संविधान का जो मूल ढांचा है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका भी अभिन्न अंग है, ठीक है। नागरिकों में संवैधानिक चेतना यानी संवैधानिक जागरूकता की कहीं ना कहीं विकास करती है, विकसित करती है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना होता है कि प्रस्तावना केवल भूमिका नहीं है, बल्कि हमारे जो संविधान है इसका एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है, ठीक है। हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान के जो मूल्य हैं उसको हमें विस्तार से बताती है, और एक समता मूलक समाज की नींव रखती है, लोकतांत्रिक समाज की बात करती है, न्यायपूर्ण समाज की बात करती है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष समाज की बात करती है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय से आप क्या समझते हैं? संविधान में दिए गए जो विभिन्न प्रकार के न्याय हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से बताना है, ठीक है। तो न्याय यानी कि जस्टिस, तो न्याय का अर्थ होता है समाज में निष्पक्षता, समानता और नैतिकता की स्थापना। यानी अगर समाज में सभी के साथ निष्पक्ष होकर व्यवहार किया जाता है, सबको समानता का अधिकार मिलता है, और नैतिकता की स्थापना हो पाती है, तो उसको हम न्याय कहते हैं, ठीक है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, उनकी आवश्यकता और उसके अधिकार के अनुसार उसको उचित व्यवहार मिल सके, और उसको उचित अवसर मिल सके। अगर ये हो पा रहा है तो हम कहेंगे न्याय है समाज में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में न्याय को एक मौलिक संवैधानिक मूल्य के रूप में, एक वैल्यू के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, ठीक है। समाज में जो असमानता है, जो भेदभाव है, उसको खत्म करके एक समता मूलक समाज बनाना है, इसी को न्याय कहा गया है। तो संविधान में जो दिए गए न्याय हैं उसके प्रकार को देखेंगे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय का आश्वासन किया गया है, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वगैरह जो था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य है कि समाज में जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, जो शोषण है, इसको खत्म करना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पे जो भी भेदभाव होता है समाज में, उसको समाप्त कर दिया जाए। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जनजाति है, इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। और सामाजिक समानता स्थापित हो, मानवीय गरिमा की स्थापना की जा सके, और संविधान में जो आरक्षण है वो आरक्षण मिले, ठीक है, समानता का अधिकार लोगों को मिले, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो सके। ये सारी चीजें जो अगर हो जाती है तो इसको हम सामाजिक न्याय कहा जाएगा, ठीक है। सामाजिक न्याय में क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको जिनको दबाया कुचला गया है, पिछड़े वर्ग, जो गरीब है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको आरक्षण दिया जाए, ताकि इनका क्या हो सके, इनका उत्थान हो सके समाज में, और सबको समानता का अधिकार मिल सके, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। दूसरा था आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय यानी समाज में आर्थिक संसाधन जो है उसका सही तरीके से वितरण हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिल सके, ठीक है, सबको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए मिल सके। तो आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है वो क्या है? धन और संसाधनों का केंद्रीकरण रोकना है, ठीक है। जो धन और संसाधन, इसका जो केंद्रीकरण हो रहा है उसको रोकना है, यानी किसी एक हाथ में ये ना जाए। फिर गरीबी, बेरोजगारी और शोषण को समाप्त करना है, सभी को आजीविका के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के लिए अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन भी आपको मिलेगा, जो कहीं ना कहीं न्याय को मजबूत करने की बात करता है। तीसरा था पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत, यानी सभी को वोट देने का अधिकार है, जो हमारे यहाँ पे 18+ के हो गए हैं। फिर सभी को मतदान का अधिकार है, ठीक है, सब मतदान में शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक पदों पर सबके लिए समान पहुंच है,
और कोई चुनाव लड़ना चाहे तो उसको चुनाव लड़ने की भी आज़ादी है। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे राजनीतिक न्याय में आ जाता है। अब न्याय का संवैधानिक महत्व क्या है? तो न्याय जो है संविधान के जो मेन मूल्य है उसमें से आता है, यानी कि जो हमारे संविधान में वैल्यूज है, मूल है, जिसमें मूल्यों में आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, समानता मिलेगा, अधिकार, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो उसी में न्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का भी आधार है। सामाजिक स्थिरता और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है। कमजोर वर्ग जो है, जो दबे कुचले वर्ग है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एक दूसरे के पूरक है। इन तीनों के बिना ना तो वास्तविक लोकतंत्र संभव हो पाएगा, ना ही एक न्यायपूर्ण समाज बन पाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि हमारा जो संविधान है उसमें न्याय को केवल कानूनी अवधारणा नहीं माना है, बल्कि इसको सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। अगर न्याय होगा तभी समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो पाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, जो शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है वो क्या है, आपको ये समझाना है। और हमारा जो संविधान है उसमें इसको एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। तो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, इसका मतलब है कि शक्तियों का पृथक्करण यानी राज्य की जो 3 प्रमुख शक्तियां हैं, ठीक है, इसमें आपकी विधायिका आ जाएगी, कार्यपालिका आ जाएगी, न्यायपालिका आ जाएगी। इनको अलग अलग संस्थाओं में विभाजित करना है, यानी विधायिका जो है ये एक अंग है, इसका अलग कार्य है। कार्यपालिका एक अलग है, अलग अंग है, इसका एक अलग कार्य है। ठीक है, न्यायपालिका का अलग कार्य है, यानी इनको अलग अलग विभाजित कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे सत्ता का केंद्रीकृत नहीं हो पाएगा, यानी एक ही जगह पे सारी चीजें नहीं होंगी। अब क्या है, सबके काम बट जाएंगे, यानी विधायिका का काम अलग हो जाएगा, कार्यपालिका का अलग हो जाएगा, न्यायपालिका का अलग हो जाएगा। अगर ये एक ही संस्था के द्वारा किया जाए तो कहीं ना कहीं केंद्रीकरण हो जाता है, जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, और शासन यहाँ पे न्यायपूर्ण, संतुलित और उत्तरदायी बना रहे, इसलिए ऐसा किया गया है। फिर हमारा संविधान जो है यहाँ पे ये सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से कठोर ना होकर कार्यात्मक पृथक्करण के रूप में अपनाया गया है इसको। ये, और इसमें हम शक्तियों के 3 अंग के बारे में समझते हैं। विधायिका आप जानते हैं, विधायिका का जो मेन काम होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो भारत में जो हमारी संसद है इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो राज्यों की जो राज्य विधानसभा या विधायिका होती है, जिसमें विधान परिषद भी होते हैं कुछ राज्यों में, इनका काम क्या होता है? कानून वगैरह बनाना होता है, ये इनका काम होता है। कार्यपालिका क्या होती है? जब विधायिका कोई कानून बना देती है तो कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून है उसको लागू करना, यानी उसका संचालन कराना। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, ये सब इसके पार्ट होते हैं। फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना, न्याय प्रदान करना। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये सब इनके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है ये जो संविधान के जो विभिन्न अंग हैं उनकी शक्तियां हैं। ठीक है, उनके अलग अलग कार्य हैं। अब भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, तो हमारा जो संविधान है इसमें शक्तियों का पृथक्करण जो है वो पूरी तरीके से कठोर नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में इसको समन्वय और संतुलन की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जैसे कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। न्यायपालिका जो है कानूनों की संवैधानिकता जांच कर सकती है, मान लो कोई कानून गलत तो नहीं बन गया, इसकी जांच कर सकती है, ये अधिकार है। राष्ट्रपति को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए भेजने का अधिकार है। अगर लगता है राष्ट्रपति को कि कोई विधेयक गलत बन गया है या उसमें कोई कमी है तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, उनको अधिकार मिला है। ठीक है, संसद जो है वो न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? शक्तियों का पृथक्करण कर रखा है। ठीक है, एक ही जगह सारी शक्तियां नहीं है। फिर शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके, यानी कि सत्ता का कोई दुरुपयोग ना करे, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ये सिद्धांत किसी एक अंग को ज्यादा शक्तिशाली होने से रोकता है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करना, क्योंकि इसी के कारण हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है, लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करती है। शासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। ठीक है, तो ये तीनों जो अंग है वो संविधान के अधीन ही काम करेंगे। अगला है भारतीय संविधान में स्थिति। तो भारत में शक्तियों का पृथक्करण जो है ये व्यवहारिक और लचीले रूप से अपनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि इनके बीच में आपस में टकराव ना हो जाए। ठीक है, सहयोग हो, संतुलन बना रहे
और संविधान सही तरीके से संविधान का पालन हो सके, ठीक है, जिनको जो शक्तियां दी गई हैं सरकार के जो अंग है जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वो उन शक्तियों का सही से प्रयोग कर सकें। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना होता है तो आप बता सकते हो कि इस प्रकार शक्तियों का पृथक्करण जो है हमारा जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की रक्षा हो जाती है, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, यानी एक ही हाथ में पावर नहीं रहती है, नागरिकों के अधिकारों की भी सुरक्षा हो जाती है, एक समन्वय बना रहता है, ठीक है, व्यवस्था सही से चलती है। तो आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रत्याभूत स्वतंत्रता है इसके प्रकार का विश्लेषण आपको करना है, ठीक है, यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ हमको लिबर्टीज मिली है जो गारंटेड है, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि स्वतंत्रता यानी लिबर्टी क्या होती है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि यदि व्यक्ति, ठीक है, स्वतंत्र होकर सोच सकता हूँ, किसी भी चीज़ पे विश्वास रख सकता हूँ, जो उसका काम करने का मन करता है वो उस काम को कर सकता हो, ठीक है, उसे कार्य में रोक ना लगाई जाए, उस पर कोई फालतू का बंधन ना डाला जाए, ठीक है, उस पर दबाव ना डाला जाए। अगर मनुष्य ऐसी स्थिति में है तो वो स्वतंत्र माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि समाज और कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहेगा कि भाई मैं बम बनाना चाहता हूँ, तो ये अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि ये समाज के लिए नुकसानदायक होगा, समाज को नुकसान हो सकता है, तो ये अलाउ नहीं होगा, कोई इलीगल काम अलाउ नहीं होगा। और दूसरी चीज, आपकी स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्रता मानी जाएगी जब तक आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम है, आपका पड़ोसी कोई है वो बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है और आपको पढ़ाई करनी है, तो आप जाके कंप्लेन करोगे कि भाई मेरा पेपर है और मुझे पढ़ाई करनी है और आप इतना जो तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहे हो तो इससे मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो आदमी आपको ये बोले कि मेरी स्वतंत्रता है, संविधान मुझको ये स्वतंत्रता देता है कि मैं म्यूजिक बजा सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को हानि पहुंच रही है, ठीक है, तो वो स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। आगे देखो, स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसका विकास करना होता है। तो भारतीय संविधान जो है वो स्वतंत्रता को एक मौलिक संवैधानिक मूल्य के रूप में स्वीकार करता है। हमारे मौलिक अधिकारों में और हमारे कानूनी अधिकारों में दोनों जगह आपको स्वतंत्रता के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है, चर्चा मिलती है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आपको दिखेंगे, और मौलिक अधिकार वाला जो भाग 3 है हमारा संविधान, वहां पे भी आपको अलग अलग स्वतंत्रता के रूप जो है दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे विचार की स्वतंत्रता, यानी कि ये स्वतंत्रता जो है हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने और विचार करने का अधिकार देती है। व्यक्ति किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर स्वतंत्र होकर सोच सकता है, उस पर विचार कर सकता है, ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, ठीक है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की जो नींव है वो स्वतंत्र चिंतन पे आधारित होती है, और स्वतंत्र चिंतन का अधिकार जो है हमारे समाज में हमारा संविधान हमको देता है, ठीक है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मान लो आपके मन में कोई विचार आता है, ठीक है, अब आप अपने विचार को एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसी के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हो, तो आपको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा संविधान हमको ये स्वतंत्रता देता है, यानी संविधान जो है वो हमें यानी नागरिकों को अपने विचारों को बोलने, अपने विचारों को लिखने और प्रकाशित करने और किसी माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। आप अपने विचारों को बोल सकते हो, लिख सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। हालांकि ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के अधीन भी आती है। ये भी याद रखना है कि अगर हमें अपने विचारों को बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमको राज्य की सुरक्षा को भी ध्यान रखना है। ऐसी चीज मत लिख दो जिससे कि राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए या देश में दंगे भड़क सकते हो, ऐसी चीज हमें लिखने की आजादी नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है विश्वास और श्रद्धा की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता जो है ये व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विश्वास या मत रखने की आज़ादी देती है, ठीक है। इसे व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता कहा जाता है, यानी हमारे अंतरात्मा से हमको ऐसा लगता है कि हमें ये विश्वास फॉलो करना चाहिए तो हम उस विश्वास को फॉलो कर सकते हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, लिबर्टी ऑफ फेथ। तो हमारा जो संविधान है वो हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म पूजा पाठ की जो पद्धति है उसको हम अपना सकते हैं, ठीक है। इसको इसकी स्वतंत्रता मिलती है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आपने पंथ निरपेक्ष भी समझा होगा। तो हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारी जो सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाएगा। अगला है उपासना की स्वतंत्रता।
नागरिक जो है अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जो भी उनका उपासना का तरीका है, पूजा पाठ का तरीका है, ठीक है, उस तरीके को अपना सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करें या सामूहिक सामूहिक रूप से करें, ठीक है। और जब तक वे कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध ना हो तब तक वो अलाउ है। अब कोई गलत तरीके से कोई उपासना करता है या कुछ गलत तरीका अपनाता है तो वो अलाउ नहीं होगा। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, शारीरिक स्वतंत्रता है उसको, ठीक है। मनमाने ढंग से उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी अगर जब तक वो कोई गलत कार्य नहीं करता है। अगला है स्वतंत्रता का संवैधानिक महत्व। लास्ट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लो, सोचो कि आपको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता ना हो तो कैसा आपका जीवन हो जाएगा, ठीक है। आप एक तरह से गुलामी वाली जिंदगी जियोगे, कहीं ना कहीं दमन वाली जिंदगी जियोगे और आप बहुत दुखी रहोगे। इस तरीके से आप अपने पर्सनैलिटी का विकास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके विकास में मदद करती है। एंड में आपको निष्कर्ष बता देना है, 2-3 लाइन में कुछ भी बता सकते हो आप, पूरे जो क्वेश्चन में आपने करा है आप बता दो आराम से कि हमारा जो संविधान है वो हमको स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसके तहत हम अपना विकास कर सकते हैं, हमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें विश्वास धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है, उचित कारणों के माध्यम से बताना है आपको कि जो विधि के समक्ष समानता है इस पे आपको चर्चा करनी है। यानी कि कानून के सामने जो समानता की बात है इस पे बताइए आप। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता, तो आपको पता है कि कानून के सामने समानता भारतीय संविधान का एक मूल संवैधानिक मूल्य है। यानी हमारा जो संविधान है इसकी जो मूल आत्मा है वो भी आपको ये कहती है कि हमारा संविधान जो है उसमें कानून के सामने सभी को समान माना जाएगा, ठीक है। तो ये संविधान जो है ये आर्टिकल 14 में आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में, जिसके अनुसार राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति को कानून के सामने, ठीक है, समानता से वंचित नहीं करेगा। यानी सरकार सभी को कानून के सामने समान मानेगी, ठीक है, राज्य जो है वो समान मानेगा। और सभी कानून समान रूप से सभी पे लागू होंगे। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति के लिए अलग कानून बनेगा, गरीब व्यक्ति के लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं, सबके लिए समान ही कानून होगा। ये सिद्धांत जो है हमारे संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है। इसमें आपने पढ़ा होगा इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मतलब यहाँ पे समानता की बात चल रही है, ठीक है। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ऐसे आपको इसका वर्णन मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शक्तिशाली हो या साधारण व्यक्ति हो, सभी को कानून के सामने समान माना जाएगा। किसी को जन्म, जाति या धर्म या लिंग या पद के आधार पे विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य जो है, राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो सभी पे समान रूप से लागू होंगे। सेकंड है समान संरक्षण। यानी कि ये सिद्धांत ये बताता है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। और यदि किसी वर्गीकरण, जैसे बच्चे हो गए, महिला हो गए, दिव्यांग हो गए, इनके इनको आवश्यकता है तो वो तर्कसंगत है। अब देखो, अब जैसे मान लो आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, छोटे बच्चों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, कई बार जो दिव्यांग है उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, तो वो ठीक है, वहां पे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सबको समान माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग व्यवहार से मतलब थोड़ा नरमी से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि दिव्यांग जो है वो बाकियों की तरह उस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए। तीसरा है कानून के समक्ष समानता का महत्व। यानी आपको पता है कि ये न्याय की स्थापना करता है। कानून के सामने सभी को समान माना जाएगा, ठीक है, तो ये कानून के शासन को मजबूत भी करेगा, लोकतंत्र में नागरिकों का विश्वास बढ़ाएगा, और मनमानी और भेदभाव अगर कहीं होता है तो उसको रोकने का काम करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके लिए एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, आप कह सकते हो कि सरकार, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक जो है, ठीक है, सरकारी अधिकारी और सामान्य नागरिक, यदि कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी कानून तोड़ता है तो उसके विरुद्ध भी वही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो एक सामान्य नागरिक के लिए की जाती है। मान लो कोई सामान्य नागरिक कोई कानून तोड़ता है या कोई बड़ा मंत्री या अधिकारी कानून तोड़ता है तो उसको समान ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, समान सजा दी जाएगी। अब एग्जाम्पल में आप बता सकते हो जैसे कि कर कानून, यानी जो टैक्स कानून है, तो आयकर कानून सभी आय अर्जित करने वालों पर लागू होता है, केवल पद या सामाजिक हैसियत के कारण किसी को छूट नहीं दी जा सकती है। दूसरा है न्यायालय के समक्ष समानता। अदालत में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, सबको बराबर अवसर मिलेगा।
आरक्षण, ठीक है, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या ओबीसी वर्ग हो, तो इनके सामने भी कहीं ना कहीं सबको मतलब इनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण समानता के विरुद्ध नहीं है, आरक्षण का कई बार लोग आरक्षण को समानता के खिलाफ मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये वो वर्ग हैं जिनको हमेशा से दबाया गया है, ये दबे कुचले गरीब पिछड़े वर्ग हैं, इनको अगर समाज में बराबरी का हिस्सा देना है तो आरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष आप ये बता सकते हो कि कानून के सामने समानता जो है वो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है, हमारा संविधान सबको बराबर मानता है, ठीक है। राज्य के सामने सब बराबर है, राज्य का बनाया गया कानून सभी पे बराबर लागू होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, लोकतंत्र पे टिप्पणी करो, ठीक है। तो देखिए, लोकतंत्र क्या है? भारतीय संविधान के मूल संवैधानिक मूल्यों में से एक है लोकतंत्र, और हमारे देश में जो है शासन वो लोकतांत्रिक शासन है, और लोकतांत्रिक शासन शासन को जनता का शासन भी कहा जाता है, ठीक है। आपने हमारी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है, जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हो तो भारत को उसमें संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है, ठीक है, और ये लोकतंत्र का मूल अर्थ है जिसमें जनता का शासन की बात होती है। लोकतंत्र में जो शासन की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के पास होती है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है, और जनता चाहे तो उसको वोट ना देकर पराजित भी कर सकती है, ठीक है, अगले चुनाव में। तो ये होता है, तो ये जनता के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के द्वारा चुनाव के जरिए उनको उनके प्रतिनिधियों को चुना जाता है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता ने ही सरकार को बनाया है, कानून के शासन के अंतर्गत ये काम करेगी। फिर भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है? यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, सभी को मतदान का अधिकार है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के नागरिक हैं, उनको स्वतंत्र न्यायपालिका है उनके लिए, ठीक है, वो न्यायपालिका में जा सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली हमारे यहाँ पे, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र न केवल एक शासन प्रणाली है बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, ये सारे मूल्य जो हैं इस पे आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपको कराती है, और पेपर में क्वेश्चन को लैंग्वेज घुमा के पूछा जाता है। जो मैं आपको कराने वाला हूँ, हो सकता है सीधा सीधा पूछ ले, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दे, पर घबराना नहीं है, क्वेश्चन यही होंगे, ठीक है।